मुझे उम्मीद है कि ये 50 साल बर्बाद नहीं जाएंगे। एंकर वर्ष 35 अनंत विनाशकारी खाई। पिछले सिमुलेशन के अनुभव से ली फान जानता था कि ये कोहरा हर 15 साल में एक बार हटता है। वह इसे खुद अपनी आंखों से देखने आया था। करीब 15 मिनट तक तेज हवा चलने के बाद सारा कोहरा साफ हो गया और उसने दूरबीन निकालकर खाई के तल की ओर देखा। ली फान अपनी आंख पर दूरबीन लगाकर नीचे गहराई में देखता है। दूरबीन के गोल लेंस के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ नीचे कोई जादुई शहर या जीव नहीं है। पूरी तरह गहरा अंधेरा है और उस अंधेरे के ठीक बीच में पत्थरों पर खून से लिखे कुछ विशालकाय और खौफनाक शब्द चमक रहे हैं। शब्दों को देखकर ली फान के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर गहरा खौफ छा जाता है और वो पूरी तरह पसीने से तर हो जाता है। खाई के नीचे लिखे शब्द, अमर दाव मर चुका है। ली फान का अंतिम विचार, अमर दाव मर चुका है। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या खौफनाक हादसा हुआ था और पूरी की पूरी कल्टीवेशन दुनिया, कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ ऐसा क्या विनाश हुआ है। एंकर वर्ष 15 शुआनजिंग शहर का बैकग्राउंड है। आसमान काले बादलों और बिजली की लकीरों से भरा है। एक लंबे बिखरे बालों वाला और मस्कुलर कल्टीवेटर जिसका नाम को होंग है, गुस्से में अपनी मुट्ठी ताने हवा में उड़ रहा है। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही हैं और वो नीचे लेटे हुए एक दूसरे कल्टीवेटर पर चिल्लाता है, दाओ शुआनजी, तुमने हद पार कर दी है। सीन का एंगल बदलता है और हमें पूरा नजारा दिखता है। को होंग हवा में है लेकिन उसके ठीक ऊपर सफेद और कठई पोशाक पहने सलीके से बाल बांधे एक और कल्टीवेटर तैर रहा है। यही दाओ शुआनजी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नीचे शहर की इमारतों के बीच से कतार में खड़े कई साधारण इंसान मॉर्टल्स को होंग की तरफ चमकदार तीर या गोलियों जैसी तीखी रोशनी से अंधाधुंध हमला कर रहे हैं। को होंग इस अचानक हुए हमले को देखकर दंग रह जाता है। हम को होंग के चेहरे को करीब से देखते हैं। वो अपने हाथों के कड़ों से एक सुरक्षा कवच शील्ड बनाकर उन चमकदार गोलियों को रोक रहा है। उसके चेहरे पर पसीना और गहरी हैरानी है। तभी उन हमलावर इंसानों का लीडर चिल्लाता है, को होंग, तुम नीच लड़के, अमर गुरु दाओ शुआनजी के आदेश पर हम यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। को होंग सोच में पड़ जाता है कि दाओ शुआनजी को कैसे पता चला कि वो भागकर इसी जगह आने वाला था। इंसानों के हमलों की बौछार बढ़ती जा रही है। को होंग का कवच उन चमकदार गोलियों के टकराने से चमक रहा है। तभी को होंग को एक खौफनाक एहसास होता है। वो समझ जाता है कि ये कल्टीवेटर्स की गोलियां नहीं है, बल्कि ये तो कल्टीवेटर्स का काल माना जाने वाला इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा, अमर मरण जहर है। को होंग हवा में मियास्मा की गोलियों के बीच घिरा हुआ है और दर्द व गुस्से से चिल्लाता है, दाओ शुआनजी, तुम सच में बेहद घटिया इंसान हो। नीचे से दाओ शुआनजी, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे हैं, खामोशी से को होंग को तड़पते हुए देख रहा है। यहाँ हमें दाओ शुआनजी के चेहरे का क्लोज अप दिखता है। उसके माथे पर शिकन है, आंखें फटी हुई है और चेहरे पर पसीना है। वो खुद अंदर ही अंदर हैरान और गुस्सा है। वो सोचता है, इन मामूली इंसानों को क्या हो गया है, ये मेरे नाम का इस्तेमाल करके को होंग पर हमला क्यों कर रहे हैं और ये इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। आसमान में को होंग और दाओ शुआनजी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दाओ शुआनजी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, ये जगह बहुत अजीब है। को होंग, ये इंसान मेरे हुक्म के गुलाम नहीं है। लेकिन को होंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे दाओ की किसी बात पर भरोसा नहीं है। तभी नीचे छिपे इंसानों के लीडर की आवाज कल्टीवेटर्स के कानों में गूंजती है। वो निराश होकर चिल्लाता है, अमर गुरु दाओ शुआनजी, इस तरह हमसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। क्या हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था कि जब तक हम इस को होंग को मारने और उसकी कोर फॉर्मेशन मेथड छीनने में आपकी मदद करेंगे, तब तक आप मेरे कबीले को इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि से बाहर ले जाएंगे। को होंग के चेहरे का एक खौफनाक क्लोजअप सीन आता है। गुस्से के मारे उसके माथे की नसें काली पड़ गई हैं और चेहरे पर अजीब से निशान उभर आए हैं। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, अब भी कहते हो कि यह तुम नहीं हो। तुम्हारे और मेरे अलावा इस दुनिया में कोर फॉर्मेशन मेथड के बारे में और कौन जान सकता है। दाओ शुआनजी को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि नीचे जो बूढ़ा इंसान है वो सचमुच कोर फॉर्मेशन के बारे में जानता है। उधर बूढ़ा इंसान अपनी बात जारी रखता है, आपको पता होना चाहिए, आपके कहे अनुसार इस इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा को हासिल करने के लिए हमने पूरी दुनिया की नफरत मोल ली है। बूढ़ा इंसान चिल्लाए जा रहा है कि जनता का गुस्सा उबल रहा है और अगर दाओ शुआनजी ने अपना वादा नहीं निभाया तो उनका कबीला मारा जाएगा। दाओ शुआनजी को लगता है कि अब बात हाथ से निकल रही है। वो गुस्से में चिल्लाता है, बदजुबान दुष्ट, अपना मुंह बंद करो। और वो हवा में अपनी उंगलियों से एक बैंगनी रंग की जादुई ऊर्जा का घेरा बनाने लगता है ताकि वो उस इंसान को
को मार सके जिसने उसका राज खोला। दाओ शुआनजी उस बूढ़े इंसान की तरफ एक बेहद शक्तिशाली बैंगनी और सफेद रंग की ऊर्जा का ब्लास्ट धर्मा आर्टिफैक्ट छोड़ता है। जमीन पर एक भयंकर धमाका होता है, धूल और पत्थर आसमान में उड़ने लगते हैं। धमाके के काले धुएं के बीच से उस बूढ़े की कांपती हुई आवाज फिर गूंजती है। क्या अमर गुरु अभी इसी वक्त हमें मौत के घाट उतारकर हमारी आवाज दबाना चाहते हैं? दाओ शुआनजी हैरान रह जाता है। वो धुएं के पार देखता है कि उसका हमला बेअसर रहा। वो सोचता है ये कौन सा जादुई हथियार धर्मा आर्टिफैक्ट है। यह शख्स हैरान करने की हद तक सावधान है। धुएं के बीच हवा में एक अजीब काले रंग का धातु का संदूक बॉक्स तैर रहा है, जिससे गाढ़ा बैंगनी रंग का मियास्मा का धुआं निकल रहा है। इसी मियास्मा के संदूक ने दाओ शुआनजी के हमले को पूरी तरह सोख लिया था। अब मैदान में को होंग की एंट्री होती है। वो अपने चारों तरफ चमकदार पीली आग का घेरा फ्लेम शील्ड बनाए आसमान में तैर रहा है। नीचे से दाओ शुआनजी उसे देख रहा है। को होंग कहता है, दाओ शुआनजी, हम एक दूसरे को 100 साल से जानते हैं, फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी भूल करूंगा। तुम्हें कोर फॉर्मेशन विधि चाहिए ना, तो फिर इतने घटिया हथकंडे क्यों अपना रहे हो? को होंग अपनी दोनों उंगलियों को चेहरे के पास लाता है और मंत्र पढ़ता है, मैं अब और नहीं भागूंगा। अगर तुम में दम है तो आओ और इसे छीन कर दिखाओ। दाओ तकनीक, फ्लेम ड्रैगन्स रैथ, अग्नि नाग का प्रकोप। उसके चारों तरफ की आग एक विशाल रूप लेने लगती है। को होंग के हाथों से निकली आग एक विशालकाय उग्र ड्रैगन नाग का रूप ले लेती है और सीधे नीचे खड़े दाओ शुआनजी की तरफ झपटती है। पूरा आसमान पीले और लाल रंग की लपटों से भर जाता है। दाओ शुआनजी के चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान आती है। वो बिल्कुल नहीं डरता। अगले ही पल वो अपनी जादुई तलवार निकालता है, जिससे तेज बैंगनी रंग की बिजली और जादुई रोशनी क्यों फूटने लगती है। आसमान में को होंग का विशालकाय आग का ड्रैगन और दाओ शुआनजी की बिजली से चमकती जादुई तलवार आपस में टकराती है। बीच हवा में एक अंधाधुंध सफेद रोशनी का ब्लास्ट होता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई नया सूरज उगाया हो। जमीन पर खड़ा बूढ़ा इंसान ली फान अपनी लाठी पकड़े आसमान की इस जंग को देख रहा है। वो अपने लोगों से कहता है, ये दाओ शुआनजी बहुत ही चंचल और कड़वाहट से भरा है। अगर वो जीत गया तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे बच्चों, मेरा आदेश सुनो। दाओ शुआनजी से निपटने में अमर गुरु को होंग की मदद करो। आप ज्यादा है। को होंग अपनी आग की शक्तियों को और बढ़ाते हुए चिल्लाता है। जैसा कि कहावत है, जो इंसान हद से ज्यादा पाप करता है उसका विनाश खुद ब खुद तय होता है। दाओ शुआनजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो हमेशा खुद को नोबल महान बताते थे, आज अपना विश्वास तोड़ोगे और खुद ही इसका शिकार बनोगे। दाओ शुआनजी का चेहरा गुस्से और डर से विकृत हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह पागलों की तरह चीखता है, तुम मूर्ख हो। को होंग के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान ईवल स्मर्क आती है। वह अपनी उंगलियों से नया मंत्र फूंकता है, अरे सच में तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, तो फिर आज सबने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया? इसे ही कहते हैं अपनी चालाकी का खुद ही शिकार हो जाना। मैंने हाल ही में एक नई दाव तकनीक सीखी है जो तुम्हें परलोक भेजने के लिए बिल्कुल सही समय पर काम आएगी। को होंग अपनी आखिरी तकनीक का नाम पुकारता है, दाव तकनीक इम्प्रेसनिंग ड्रैगन कैडीनाक। दाओ शुआनजी अचानक खुद को चारों तरफ से घिरता हुआ पाता है। को होंग की आग की लपटें उसके चारों ओर कटीली तारों और मजबूत सलाखों की तरह बनकर एक जलता हुआ पिंजरा बना देती हैं। दाओ शुआनजी उस पिंजरे के अंदर बेबस होकर फंसा हुआ है। पिंजरे के अंदर फंसे दाओ शुआनजी के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी फूट रही है और वो चिल्लाता है, मेरे लिए इस जाल को तोड़ दो। दाओ शुआनजी अपनी पूरी बैंगनी ऊर्जा लगाकर उस पिंजरे को अंदर से ब्लास्ट कर देता है। आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुएं और आग के गोले बरसने लगते हैं। धुएं के बीच से को होंग अपनी उंगलियों का पोज बनाकर सामने आता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी कमर पर बंधा सुरक्षा घंटा, बेल और जादुई मणियां चमक रही हैं। वो चिल्लाता है, दाओ शुआन। को होंग का जादुई हथियार क्यू ड्रैगन स्टाफ आसमान में एक विशालकाय सुनहरे और नुकीले त्रिशूल या भाले के अग्रभाग जैसा रूप ले लेता है। ये अस्त्र इतना बड़ा है कि नीचे का पूरा शहर उसके साए में छिप गया है। देखने दो कि तुम्हारा दाओ शुआन ज्यादा ताकतवर है या मेरा क्यू ड्रैगन स्टाफ सबसे बेहतरीन है। दाओ तकनीक, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, नाग रूप। आसमान में को होंग का वह विशालकाय सुनहरा अस्त्र सीधे दाओ शुआन जी की जादुई तलवार की रोशनी पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच ऊर्जा का एक महासंग्राम छिड़ जाता है। इसी बीच जमीन पर मौजूद इंसानों का कबीला अपने मियास्मा के हथियारों से दाओ शुआन जी पर पीछे से तीरों
और गोलियों की बौछार कर देता है। उनके लीडर की आवाज गूंजती है, अमर गुरु को होंग, हम आपकी मदद करेंगे। मियास्मा के हमले और को होंग के प्रचंड वार के एक साथ लगने से दाओ शुआनजी के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। आसमान में गहरे लाल रंग के खून और मियास्मा का एक खौफनाक धमाका होता है। धमाके के बाद दाओ शुआनजी का क्षत विक्षत शरीर नीचे गिरता है। उसकी छाती से एक अजीब सूखी हुई जड़ या टहनी क्यू ड्रैगन ब्रांच बाहर निकल आती है। वह दर्द से तड़पते हुए अपनी फटी आंखों से उसे देखता है और चिल्लाता है, आ हा, यह तो बहुत बुरा हुआ, मेरी क्यू ड्रैगन की शाखा टूट गई। दाओ शुआनजी का शरीर जमीन पर गिरते ही मियास्मा और खून की लपटों में घिर जाता है। टहनियां उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं और वो तड़पते हुए राख में बदलने लगता है। आसमान में एक विशालकाय प्राचीन अलौकिक तलवार प्रकट होती है जो धीरे धीरे हवा में बिखर रही है। पृष्ठभूमि में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आकाशवाणी सुनाई देती है। दाओ शुआनजी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर जिसने 201 वर्षों तक साधना की और एक अद्भुत वस्तु जंग लगी तलवार के साथ अपने दाव की नींव रखी। इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि में उसने युद्ध किया और आखिरकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को होंग के हाथों मारा गया। वह विशालकाय तलवार पूरी तरह चमकीले कणों में टूटकर आसमान के बादलों में समा जाती है। नीचे तबाही झेल चुका शहर और विजयी को होंग खड़े हैं। आवाज कहती है, अब उसका शरीर नष्ट हो चुका है और उसका दाव गायब होकर वापस ब्रह्मांड आसमान में लीन हो गया है। जंग खत्म होने के बाद को होंग थका हुआ जमीन पर खड़ा है। वह आसमान की तरफ देखकर हैरान है और सोचता है, ये वही आवाज फिर से आई, ये तब भी गूंजी थी जब पहले को होंग मरा था। यहाँ कहानी का सस्पेंस बढ़ता है। तभी को होंग के पीछे से एक बूढ़ा इंसान सामने आता है। उसके लंबे सफेद बाल और घनी सफेद दाढ़ी है और उसने एक भारी रोएदार कोट पहना हुआ है। उसके हाथ में एक मुड़ी हुई लकड़ी की लाठी स्टैफ है। वह झुक कर कहता है, ओह दाओ शुआनजी, अमर गुरु, मैं ली फांग हूँ, आपको मेरा प्रणाम। मैं अपने कबीले के हजारों मासूमों की जान बचाने के लिए आपकी दया की भीख मांगता हूँ। को होंग गुस्से में घूमता है और अपनी आंखों को सिकोड़कर ली फान को देखता है। तो तुम ही वो थे जिसकी आवाज पहले चारों दिशाओं से गूंज रही थी। तुम जैसे एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि हमारे जैसे कल्टीवेटर्स की लड़ाई के बीच में दखल दे सको। ली फान का क्लोजअप सीन है। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हैं, जिनमें मौत का डर नहीं बल्कि एक अजीब सा संकल्प है। वो अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए कहता है, मैं तो बस जीने का एक छोटा सा मौका ढूंढ रहा था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर अमर गुरु हार जाते तो मेरे कबीले के लोग निश्चित रूप से मौत से नहीं बच पाते। को होंग थका हुआ है, उसके शरीर पर पसीना है और वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, जीने का एक छोटा सा मौका तुम कहते हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ भला कौन जीने के उस एक छोटे से मौके के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। ली फान उसे याद दिलाता है कि दाओ शुआनजी ने उससे एक वादा किया था। को होंग अपनी आंखें बंद करके कड़वाहट से हंसता है। 100 सालों से दाओ शुआनजी हमेशा अपनी जुबान का पक्का इंसान दिखता था, लेकिन असलियत में वो बिना किसी सिद्धांतों के काम करता था। यहाँ तक कि मामूली इंसानों को भी धोखा देता था। वो महान अमर विभाजक फॉर्मेशन, ग्रेट इमोर्टल सेवरिंग फॉर्मेशन, बेहद खतरनाक है। हमारे जैसे कल्टीवेटर्स के लिए भी वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो हम इंसानों को अपने साथ कैसे ले जा सकते थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों एक अंधेरे पत्थरों से बने गुप्त भूमिगत शेल्टर, अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर एक टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। शेल्टर के अंदर टेबल पर चाय के बर्तन रखे हैं। ली फान अपनी लाठी पकड़कर बैठा है और को होंग आराम से कुर्सी पर बैठा है। ली फान पूछता रहे, अमर गुरु ने पहले जो कहा था कि इंसानों को इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि से बाहर ले जाना नामुमकिन है, क्या वो सच है? को होंग चाय का कप उठाते हुए समझाता है, शायद एक गोल्डन कोर स्टेज का कल्टीवेटर उस खतरनाक फॉर्मेशन को तोड़ते समय इंसानों की रक्षा कर सकता है, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेशन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये पूरी तरह से असंभव है। तुम तो बस एक मामूली इंसान हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। इस 7 वार में ली फान का चेहरा फिर से बूढ़ा और थका हुआ दिखने लगता है। वो अपनी आंखें नीचे करके पूछता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसानों के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने की कोई उम्मीद नहीं बची है? को होंग जोश में आकर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, इस जगह से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को उस महान अमर विभाजक फॉर्मेशन से गुजरना होगा। एक मामूली इंसान के कमजोर शरीर के साथ वहाँ से पार पाना बुरी तरह से नामुमकिन है। को होंग ली फान की तरफ झुकता है और तीखे लहजे में कहता है, इसके अलावा तुम तो पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो कि तुम्हारा एक पैर कब्र में है। तुम इस जगह को छोड़ने के लिए इतने बेताब क्यों हो? क्या यहाँ का राजा लोकल एम्पायर बनकर रहना अच्छा नहीं है? ली फान थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही हैं। वो पूछता है, अगर मेरे वंशज अमर गुरु की तरह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के
स्तर तक कल्टीवेशन कर सके तो क्या तब उनके लिए यहाँ से निकलना संभव नहीं होगा? गो होंग जोर से हंस पड़ता है। वो अपना हाथ छाती पर रखकर कहता है, हाँ हाँ हाँ, इस बात को तो छोड़ ही दो कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं है जिससे कल्टीवेशन करना नामुमकिन है। सिर्फ ये हकीकत ही काफी है कि अमर और इंसान हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। यहाँ के इंसान इस मियास्मा जहर से ढके हुए हैं। वे भला अमरता के मार्ग पर कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं? गो होंग अपनी बात जारी रखते हुए ली फान को समझाता है, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस विचार को छोड़ दो। तुम जैसे इंसानों के लिए यदि तुम साधना करना चाहते हो तो तुम्हें पहले बाहरी दुनिया में जाकर अपने शरीर का पुनर्निर्माण करना होगा और इस मियास्मा को खोना होगा। वरना अगर अमरता का महान मार्ग ग्रेट दाओ तुम्हारे ठीक सामने भी रख दिया जाए तो भी तुम उसे सिर्फ देख पाओगे, कभी छू नहीं पाओगे। ली फान गहरे सोच में डूब जाता है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा है। वो फुसफुसाता है, अमर और इंसान हमेशा के लिए अलग हैं। तो आपका मतलब है कि सच में कोई रास्ता नहीं है? पीछे से गो होंग हाथ फैलाकर कहता है, सच में कोई रास्ता नहीं है। ली फान अपनी लाठी टेक कर खड़ा होता है और घूमकर शेल्टर के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वो कहता है, अगर अमर गुरु के पास और कोई निर्देश नहीं है तो ये बूढ़ा अब विदा लेता है। ली फान शेल्टर के मुहाने पर पहुंचता है जहां बाहर से तेज सफेद रोशनी आ रही है। गो होंग उसे जाते हुए पीछे से देख रहा है। सीन में अचानक कुछ बदलने वाला है। अचानक गुफा के दरवाजे पर मियास्मा का गाढ़ा बैंगनी और लाल धुआं तैरने लगता है। गो होंग चौंक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो चिल्लाता है, इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा, अमर मरण जहर, तुम। गुफा के अंदर एक भयानक लाल और काली रोशनी का ब्लास्ट होता है। गो होंग मियास्मा के जाल में फंस चुका है और दर्द से चीखता है, आहा। ली फान शांति से बाहर खड़ा है। यहाँ हमें ली फान के काले और लाल रंग के कल्टीवेटर जैसे वस्त्रों का क्लोज अप दिखता है। वो ठंडे लहजे में गुफा की तरफ पीट करके कहता है, जब अमर और इंसान एक साथ नहीं रह सकते तो मुझ जैसा एक साधारण इंसान आपकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा कैसे कर सकता है? सीन फ्लैशबैक अतीत में जाता है। ली फान गो होंग से मिली जानकारियों को याद कर रहा है। हजारों साल पहले की कल्टीवेशन की दुनिया दिखाई देती है जहाँ बड़े बड़े महल बने हैं। ली फान सोचता है, गो होंग के अनुसार ये जगह अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि है। इस सब की शुरुआत हजारों साल पहले कल्टीवेशन की पुरानी दुनिया में आए एक बहुत बड़े बदलाव से हुई थी। शुरुआत में किसी भी कल्टीवेटर ने इंसानों के बीच फैली इस महामारी प्लेग पर ध्यान नहीं दिया। अतीत का एक डरावना सीन है। 3 कल्टीवेटर जमीन पर पड़े हैं। उनके शरीरों से बैंगनी रंग का जहरीला धुआं प्लेग निकल रहा है और वे दर्द से तड़प रहे हैं। ली फान सोचता है, जब तक कि पहला कल्टीवेटर इससे संक्रमित नहीं हो गया, इसके बाद ये बीमारी और मजबूत हो गई और कल्टीवेटर्स के बीच फैलने लगी। बैंगनी धुआं पूरी दुनिया की हवा में फैल रहा है। ली फान याद करता है, इस बीमारी के फैलने का माध्यम वही आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसके भरोसे कल्टीवेटर्स जिंदा रहते थे। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए ये महामारी बहुत तेजी से पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में फैल गई। हवा में तैरते कल्टीवेटर्स के मरने का दृश्य है। ली फान सोचता है, इस बीमारी से संक्रमित कल्टीवेटर्स के हल्के मामलों में उनका कल्टीवेशन स्तर गिर जाता था और उनका रैंक घट जाता था। गंभीर मामलों में वे रातों रात अपनी पूरी कल्टीवेशन शक्ति खो देते थे, एक साधारण इंसान जैसे बन जाते थे, जिसके बाद उनका शरीर नष्ट हो जाता था और उनका दाव वापस ब्रह्मांड में लीन हो जाता था। एक बेहद खौफनाक दृश्य है। पागल हो चुके कल्टीवेटर्स आसमान से जमीन पर मौजूद मासूम इंसानों, महिलाओं और बच्चों पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर रहे हैं। चारों तरफ तबाही और आग लगी है। ली फान सोचता है, अपनी हताशा में कल्टीवेटर्स ने अपना सारा गुस्सा इस बीमारी की जड़ यानी इंसानों पर निकाला। इस तरह बड़े पैमाने पर इंसानों का कत्लेआम शुरू हुआ। लेकिन कल्टीवेटर्स को जल्द ही समझ आ गया कि इंसानों को मारने से भी बीमारी खत्म नहीं हो रही, बल्कि हवा की आध्यात्मिक ऊर्जा में और तेजी से फैल रही है। इसके कारण और भी कल्टीवेटर्स मारे गए। सीन में एक विशालकाय प्राचीन चीनी समुद्री जहाज आर्क दिखाई देता है जो बादलों और तूफानी बिजली के बीच तैर रहा है। नीचे कल्टीवेटर्स ने हजारों इंसानों को जंजीरों में जकड़ रखा है और उन्हें जबरन जहाज पर चढ़ा रहे हैं। ऊपर एक शक्तिशाली कल्टीवेटर निगरानी कर रहा है। ली फान याद करता है, कल्टीवेटर्स ने बदनाम महान प्रवासन योजना ग्रेट माइग्रेशन प्लान का परोपसार रखा। इसके तहत सभी इंसानों को कल्टीवेशन की दुनिया से निकालकर आसपास की छोटी दुनियाओं और टूटे हुए बंजर इलाकों में भेज दिया गया जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी। फिर उन्होंने मंत्रों के जाल स्पेल फॉर्मेशन से उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया ताकि ये इंसान कभी वापस न लौट सके। कल्टीवेशन की दुनिया में कल्टीवेटर्स के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए उनमें से कईयों के पास कल्टीवेशन की क्षमता नहीं थी, जिससे दोबारा इंसानों की आबादी बढ़ी। लेकिन उन सभी के शरीरों में उस पुरानी बीमारी का असर शैडो छुपा हुआ था, नष्ट कर देती थी। इसलिए इंसानों के जो वंशज साधना करना
चाहते थे। उन्हें पहले अपने शरीर से इसे पूरी तरह साफ करना पड़ता था। समय के साथ ये बीमारी अमरों और इंसानों के बीच के अंतर की पहचान बन गई और लोगों ने इसे इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा